सो हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। यहाँ पे जो आज हम लोग कवर करने वाले हैं भूगोल यानी ज्योग्राफी का काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। सो इस वीडियो को अंत देखिए, इस वीडियो को पूरी तरह कंप्लीटली आप लोग देख लेते हैं तो आपको गारंटी देता हूं कि यहाँ पे आपको 20 मार्क्स जो सब्जेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं 2 मार्क्स वाले, वो आपका पूरा कंफर्म हो जाएगा अगर पूरी तरह से इसको देख लेते हैं। यहाँ से इसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछेगा, तो इस वीडियो को पूरा अंत तक थोड़ा देख लीजिए। थोड़ा टाइम आप लोग वेस्ट कर लीजिए क्योंकि आप लोग पूरा साल बर्बाद किए, कुछ नहीं किए, लेकिन आप लोग यहाँ पे 10 मिनट थोड़ा देख लीजिए पूरा अंत तक वीडियो को, आप लोग का काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इसको पूरी अच्छी तरह से देख लेते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन जो इंपोर्टेंट है हम लोग उसी को कवर करेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। तो अगर आप लोग का होगा, अगर इस पार्ट में पूरा कंप्लीट कर देंगे, अगर नहीं तो फिर हम लोग अगला पार्ट बना देंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख पा रहे होंगे कि राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे रहेगा, राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्रों के नाम लिखिए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखिए आंसर क्या होगा, यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो यहाँ हो जाएगा राजनीतिक भूगोल के 2 उपक्षेत्र के नाम क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा निर्वाचन भूगोल और दूसरा हो जाएगा सैन्य भूगोल। ये दोनों जो है किसके उपक्षेत्र का नाम है, तो राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र का नाम है। तो इस तरह इसका आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं तो अगला पार्ट का अगर डिमांड करें तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। दूसरा में क्वेश्चन कराया कि प्रति इकाई पहले क्वेश्चन बताया था आप लोग को कि जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन देगा, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जनसंख्या के घनत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए उसका आंसर हम लोग किस तरह देना है, प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्ति की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। शॉर्ट में डिफिनेशन किया, थोड़ा इसको हम बढ़ा देते हैं। प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत का क्षेत्रफल जो है 32,87,000 वर्ग किलोमीटर, सबको पता है, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, किंतु इसकी जनसंख्या उत्तरोत्तर जनगणना में बढ़ती जा रही है। अतः प्रत्येक उत्तरोत्तर जनगणना में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। 1991 में देश की जनसंख्या 84.63 करोड़ थी और घनत्व जो है 274 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर थी, जबकि 2001 में जनसंख्या बढ़कर कितना हुआ, 102.88 मतलब 86 करोड़ हो गई है, जिससे फलस्वरूप घनत्व बढ़कर 324 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो गई है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि जनसंख्या जिस क्षेत्र का अधिक होगा वहाँ का घनत्व भी अधिक होगा। जैसे यहाँ जनसंख्या बढ़ा 102 पे इतना हो गया, तो यहाँ पे घनत्व भी क्या हो गया, 324 हो गया। मतलब 1 किलो वर्ग किलोमीटर में रहने वाले, शॉर्ट में दिया हुआ है कि 1 प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। यानी 1 किलोमीटर में जितना लोग अगर रहता है उसको वहाँ पे उसकी जनसंख्या घनत्व कहते हैं। मान लीजिए 1 किलोमीटर में लोगों की संख्या कितना है, 30 है। ठीक है, तो इसका मतलब इसका जनसंख्या घनत्व कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30 है। उसी तरह 1 किलोमीटर में पहले जो थे उस समय कितना थे, जब जनसंख्या इसकी जब इसकी क्या कहते हैं जनसंख्या 84.63 करोड़ थी, तो उस समय 1 किलोमीटर में कितना लोग रहते थे, 274 आदमी रहते थे। जबकि आप 2001 में इसकी जनसंख्या कितना होगी, 102.86 करोड़ होगी। तब क्या होता है, वहाँ की जनसंख्या क्या होगा, 324 आदमी 1 किलोमीटर पर रहते थे। तो यहाँ पे आप लोग अंतर कर लीजिए, उस समय कितना रहते थे, 274 1 किलोमीटर पर, और बाद में बढ़ के कितना हो गया, 324 1 किलोमीटर पर। तो ये था जनसंख्या घनत्व के बारे में डेफिनेशन। चलिए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया कि मानव विकास के 4 स्तंभों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखिए उसका आंसर हम लोग किस तरह देना है कि मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक हैं। पहला हो जाएगा समता, दिया हुआ है देख पा रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद समता सतत पोषणीय, दूसरा हो गया उसके तो उत्पादकता, और कितना हो गया सशक्तिकरण। ये जो समता का अर्थ होता है कि लोगों के लिंग, प्रजाति, आय इत्यादि के भेदभाव के विचार के बिना उपलब्ध अवसरों तक पहुंच समान हो, यानी बिना किसी भेदभाव के सभी के पहुंच क्या हो, समान हो। उसी का मतलब अर्थ क्या होता है, समता होता है। चलिए आगे देखते हैं। और भी उसके बाद पोषणीयता का अर्थ है कि अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता जिसमें प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। यानी कहने का अर्थ यह है, पोषणीय का मतलब हर एक इंसान को उसके जो अवसर मिले, यानी अपॉर्चुनिटी जो मिले, सबको उसका पीढ़ी दर क्या मतलब उसको समान ही अवसर मिले। ठीक है, अगला जो उत्पादकता का अर्थ होता है कि लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके मानव श्रम उत्पादकता में वृद्धि करना, यानी नए पदार्थों का उत्पन्न करना, नए पदार्थों का पैदा करना, वृद्धि करना। ये हो गया उसका अर्थ हो जाएगा, तो उत्पादकता का अर्थ हो गया है। चलिए आगे जो चौथा पॉइंट देख लेते हैं। चौथा पॉइंट में क्या है, सशक्तिकरण का अर्थ होता है कि अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना, यानी अपने आप को कुछ मतलब किसी फैसला करने के लिए, अपने आप में कोई भी मतलब खोलने के लिए, बिजनेस में कुछ भी हो सकता है आपका, उसको करने के लिए क्या शक्ति प्राप्त करना, उसका मतलब क्या होता है सशक्तिकरण। तो ये 4 चीज़ें क्या है, मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ या घटक। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम सुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाह कृषि क्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निर्वाह कृषि क्या। देखिए आंसर उसका किस तरह लिखना है, तो हो जाएगा जीवन निर्वाह कृषि में घनी जनसंख्या के कारण उत्पादन केवल स्वयं जीवन निर्वाह के लिए किया जाता है। इसमें उत्पादन निर्वाह स्तर पर ही रहता है और बिक्री के लिए अवशेष बहुत कम रहता है। यह दक्षिण और दक्षिणी पूर्वी एशिया के मानसून जलवायु क्षेत्र में प्रचलित है। तो ये हो जाएगा इसका आप लोग को आंसर इस तरह लिखना है। चलिए हम लोग अगले नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं थोड़ा।
चलिए अगला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम लोग बताते हैं, कह रहा है कि क्या कहते हैं ओरिएंट, क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया आप लोग। ओरिएंट एक्सप्रेस द्वारा जुड़े दो नगरों के नाम लिखिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरिएंट एक्सप्रेस द्वारा जुड़े दो नगरों के नाम जो है निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे पहला जो पेरिस और दूसरा क्या है, इस्तांबुल। क्या हो जाएगा, दूसरा इस्तांबुल। ये दो नगरों के नाम है, किससे जुड़ा हुआ है ये, तो ओरिएंट एक्सप्रेस द्वारा जुड़ा हुआ है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य क्या है। तो देखिए उसका आंसर किससे लिखना हम लोग को, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्रों के बीच वैश्विक नियमों का व्यवहार करता है। यह विश्व व्यापारी व्यापार तंत्र के लिए नियमों को नियत करता है और इसके सदस्यों देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। ठीक है, यह दूर संचारों और बैंकिंग जैसी सेवाओं तथा अन्य विषयों जैसे बौद्धिक हो गया, संपदा हो गया, अधिकार के व्यापार को भी अपने कार्यों में सम्मिलित करता है। अगला दिया हुआ इसमें कि 1948 में इसे गेट यानी GATT जनरल क्या कहते हैं एग्रीमेंट ट्रेड एंड ट्रैफिक के नाम से बनाया गया तथा जनवरी में जो है 1995 में इसे विश्व व्यापार संगठन यानी WTO में रूपांतरित कर दिया गया। इसका मुख्यालय जो है जेनेवा में है। ये ऑब्जर्व में आ सकता है कि WTO का मतलब मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है में स्थित है। 2005 में 149 देश इसके सदस्य थे। भारत इसके संस्थापक सदस्य में से एक है, यानी जब भी इसकी स्थापना हुई थी तभी से जो भारत उसका सदस्य बन गया था, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि भारत इसके संस्थापक सदस्य में से एक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत नगर के 4 उदाहरण दीजिए। क्या है क्वेश्चन को ध्यान सुनिए, संस्कृत नगर के 4 उदाहरण दीजिए। देखिए उसका आंसर हम लोग किस तरह लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा संस्कृत नगर के 4 उदाहरण निम्नलिखित है। देखिए पहला है फतेहपुर सिकरी, दूसरा है क्या कहते हैं खुजराहो, और तीसरा आ जाएगा धौलावीरा, और चौथा आ जाएगा गंगोत्री। ये क्या है, संस्कृत नगर के 4 उदाहरण है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन को ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि स्थान और अवस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लिया आप लोग, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि स्थान और अवस्थिति के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो देखिए इसका आंसर को किस तरह लिखना है, तो देखिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन का देख पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि भूगोल में भौगोलिक अवस्थिति पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु अथवा अवघटना की सटीक स्थिति है। यह जगह या स्थान से अलग है यानी भिन्न है, क्योंकि स्थान मानवीय अवबोध द्वारा चिन्हित होता है, जबकि अवस्थिति स्थान निर्धारित की अधिक सटीक और ज्यामितीय विधि होती है, मतलब विधि है। ध्यान से सुन लीजिए क्वेश्चन को और एक बार रिपीट कर लिया आप लोग कि भूगोल में भौगोलिक अवस्थिति पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु अथवा अवघटना की सटीक स्थिति है। यह जगह क्या कहते हैं, यह जगह या स्थान से अलग होता है। क्या होता है, जगह या स्थान से अलग होता है, क्योंकि स्थान मानवीय अवबोध द्वारा चिन्हित होता है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई भी स्थान जिसका कोई अभी तक मतलब कुछ कहा नहीं गया, उसका नाम नहीं दिया, उसको चिन्हित नहीं किया गया, उसको हम कहते हैं अवस्थिति। अब जबकि इंसान किसी चीज़ को चिन्हित देता है किसी नाम से, अगर कहता है कि यहाँ इस जगह पे, जैसे मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पे बोल दिया हम यहाँ पे कोई एक मस्जिद है, अब यहाँ पे मस्जिद है मंदिर कुछ भी है, तो इस जगह का नाम रख दिया। अब जगह का नाम कुछ भी रख दिया, वहाँ पे चौक या कुछ भी हो गया हो सकता है, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे, स्थान कहेंगे। जबकि इससे पहले इसका नाम कुछ नहीं था, ऐसे मैदान था, ऐसे कुछ कहा जाता था, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, अवस्थिति कहते हैं। तो इसका मतलब इस तरह आप लोग को समझा दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोग इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसके अगला जो क्वेश्चन आप लोगों को ये पूछा जा सकता है कि जन प्रवास के पर्यावरणीय प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, जन प्रवास के पर्यावरणीय प्रभाव की व्याख्या करें। देखिए उसका आंसर हम लोग किस तरह लिखना है, तो यहाँ पे जैसे देख पा रहे होंगे आप लोग, थोड़ा हम दिखा देते हैं आप लोग को, सॉरी यहाँ पे जो है ये आ गया, हाँ हटता भी नहीं जल्दी, हट गया। तो यहाँ पे देखिए आंसर इसका किस तरह लिखना है, थोड़ा ऊपर चले गया, हाँ क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन का आप लोग सुन लिए ध्यान से। कह रहा है कि जन प्रवास के पर्यावरणीय प्रभावों की व्याख्या करें, तो आंसर इसका लिखना है कि लोगों का अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़कर दूसरे स्थान में जाकर बस जाने को प्रवास कहते हैं। इसकी सिंपल सा डेफिनेशन है, तो आप लोग इसको याद हो जाएंगे आप लोग को। लोगों का अपने जन्म स्थान और निवास को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाकर बस जाने के इस मतलब बस जाना क्या कहलाते हैं, प्रवास कहते हैं। मानव प्रवास से जनसंख्या असंतुलन भी हो सकता है। कहने का मतलब कि मानव अगर प्रवास करेगा तो उससे जनसंख्या में परिवर्तन भी हो सकता है, यानी कहीं कम कहीं ज़्यादा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई आदमी शहर में रह रहा है तो वहाँ पे शहर में क्या कहते हैं, शहर का अगर मान लो 500 या 600 आदमी रहता है, अगर वहाँ से प्रवास कर देगा तो प्रवास होने के बाद गाँव की आदत तो वहाँ शहर की जनसंख्या होगी कम हो जाएगी, और गाँव में क्या जनसंख्या अधिक हो जाएगी। मतलब इस दोनों का मतलब
परिवर्तन हो जाएगा, वहाँ पे कम, यहाँ पे अधिक। अगर यहीं पे गांव में कोई अधिक रहता है तो शहर में जाएगा तो क्या होगा, शहर में अधिक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, कम हो जाएगा। मतलब कम ज़्यादा कहना मतलब होना ही असंतुलन कहलाते हैं उसको। जिस तरह हम लोग तराजू में कुछ चीज़ नापते हैं, अगर किधर ज़्यादा है किधर कम है तो उसको हम कहते हैं असंतुलन, यानी बराबर होना संतुलन कहलाते हैं। क्वेश्चन उसके आगे में उसी में दिया है, प्रवास के कारण लोगों का अति संकुचन क्षेत्र में परिवर्तन सामाजिक और भौतिक अवसरों एवं अवसंरचनाओं पर दबाव पड़ता है, अतः इससे बस्तियों की अनियोजित वृद्धि होती है। ये थोड़ा मतलब बराबर के दिया है, इतना तो आप लोग को लिखना नहीं है, बस सिंपल सा लिखना है। तो थोड़ा हम देख लेते हैं ताकि आपको जानकारी के लिए। और गंदी बस्तियां और क्या कहते हैं क्षुद्र कॉलोनियों का निर्माण हो जाता है। इससे अतिरिक्त प्राकृतिक साधनों के अति दोहन से भौम जल स्तर में अवक्षय, वायु प्रदूषण, वाहित मल के निपटान और ठोस कचरे के प्रबंध जैसे गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसका स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। तो ये इस तरह इसकी चीज़ लिखना है। क्वेश्चन उदाहरण से सुन लिया आप लोग। जन प्रवास के पर्यावरण प्रभाव का व्याख्या करें, यानी जब प्रवास होता है जन मतलब आदमी लोगों का तो क्या होता है, तो हम लोग आपको थोड़ा सिंपल से लैंग्वेज में बता देते हैं। प्रवास का मतलब आपको पता होगा, इससे क्या होता है कि जब भी इंसान कोई बस्ती एक दूसरी जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा, अलग मतलब जो भी अच्छा मैदान है, अच्छी साफ सुथरा जगह है, वहाँ पर क्या होगा, इंसान का मतलब कचरा उचरा भरते जाएगा, और भरने के क्या होगा, वायु प्रदूषण होगा, बहुत से नदियाँ पानी गंदा होगा। तो इस तरह कई तरह हानि हो सकती है। क्वेश्चन नंबर दूसरा करा देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन दूसरा बताते हैं आप लोगों को कि पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम लिखिए। पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम लिखिए। क्वेश्चन को ध्यान से सुन लीजिए। चलिए यहाँ पे देखिए इसका आंसर हम लोग किस तरह लिखना है। तो देखिए पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम जो है निम्नलिखित है। एक है कोलकाता, दूसरा है पटना, और तीसरा रांची, और चौथा है भुवनेश्वर। ये जो है पूर्वी भारत के 4 महानगरों के नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्या है, तो क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो कि शुष्क कृषि क्या है। शुष्क कृषि क्या है, देखिए इसका आंसर हम लोग किस तरह लिखना है। तो शुष्क कृषि पद्धति उन क्षेत्रों में अपनाई जाती है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेमी से कम होती है। वर्षा के अभाव से यहां ऐसी फसलें उपजाई जाती है जो शुष्क को सहन कर सके, जैसे रागी, बाजरा, मूंग, चना, ज्वार इत्यादि। इन क्षेत्रों में क्या होता है, आर्द्रता संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रयोग की अनेक विधियाँ अपनाई जाती है। ठीक है, तो इसको बारे में अगर आए क्वेश्चन तो इस तरह आप लोग को लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि कर्क रेखा के उत्तर स्थित भारत की किन्हीं 2 नदियों बेसिन के नाम लिखिए। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए उसका आंसर हम किस तरह लिखना है कि शुष्क कृषि, सॉरी ये तो चौथा का हो गया, पांचवा मतलब सॉरी तीसरा का हो गया, चौथा का क्वेश्चन क्या होगा कि कर्क रेखा के उत्तर स्थित भारत के किन्हीं 2 नदी बेसिनों के नाम निम्नलिखित है। नंबर 1 हो जाएगा गंगा नदी बेसिन, और दूसरा जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन। तो ये हो गया काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम लोग और थोड़ा कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए उसके अगला क्वेश्चन आप लोग बता देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। आप लोग कहा है कि अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत का उल्लेख कीजिए, यानी अपरंपरागत ऊर्जा का स्रोत किसे कहते हैं उसके बारे में थोड़ा लिखने बोलता है। तो देखिए किस तरह उसका आंसर लिखेंगे। अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत और सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और बायोगैस ऊर्जा, ये जो है नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, और आवश्यकताएँ एवं क्षमता के अनुसार इनका उत्पादन बढ़ाया और उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब अब परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के आए बात करें तो वहाँ पे कौन सी आ जाएगा, सौर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा, यानी ऐसी ऊर्जा जो भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है, ना के बराबर है। ऐसी ऊर्जा को हम लोग क्या कहते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे पवन ऊर्जा, इसको कभी हम खत्म नहीं कर सकते हैं। सौर्य ऊर्जा कभी खत्म नहीं कर सकते अपने से, जितना भी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ज्वारीय ऊर्जा, ये जितना भी चीज़ है या कभी जिंदगी को खत्म नहीं किया। इसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा भी कहलाते हैं। ध्यान से सुनिए, नवीकरणीय ऊर्जा भी उसको कहते हैं। और काफ़ी लोग आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है, तो उसमें लोग कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे नवीकरणीय ऊर्जा कौन सा हो जाएगा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, उसके बाद क्या कहते हैं ज्वारीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। तो यहाँ पे दे देगा इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है या फिर इनमें से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। अनवीकरणीय ऊर्जा की बात करूँ वहाँ पे आप लोग बता देता हूँ, अनवीकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो भविष्य में समाप्त करने की संभावना, यानी भविष्य में वो समाप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि ये क्या होगा भविष्य में समाप्त हो जाएगा। इसका कोई निश्चित नहीं है कि अभी ये कब तक रहेगा, लेकिन ये भविष्य में समाप्त हो जाएगा। ऐसी ऊर्जा हम क्या कहते हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो ये दोनों इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन अनवीकरणीय उदाहरण है या फिर इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा के उदाहरण है। तो इस तरह आप लोग को लिख देना है। और इसका आवश्यकता क्षमता अनुसार इसका उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, उपयोग किया जा सकता है। ये हो गया परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उल्लेख। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, क्या कहता है, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है। पेट्रो रसायन उद्योग क्या है, काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से, क्या हो जाएगा उसका आंसर। पेट्रो रसायन उद्योग आर्थिक विकास और विनिर्माण क्षेत्र के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला उद्योग है। पेट्रो रसायन उद्योग में सिंथेटिक फाइबर, उसके बाद यार्न है, उसके बाद पॉलीमर, उसके बाद है सिंथेटिक रबर, सिंथेटिक डिटर्जेंट यानी जिसको सर्फ कहते हैं, उसके बाद इंटरमीडिएट्स, और क्या कहते हैं परफॉर्मेंस, उसके बाद प्लास्टिक और प्लास्टिक क्या कहते हैं प्रसंस्करण उद्योग।
तो ये सब जो चीज़ है, जितने भी सामान चीज़ बनाए जाते हैं, ये सब कितने बनाते हैं, किससे बनाते हैं, पेट्रोल से बनाते हैं। जिससे मतलब पेट्रोल से जितने भी सामान अगर बनाए थे पेट्रोलियम से, कह सकते हैं आप लोग, पेट्रोलियम के अंदर बहुत चीज़ आती है, जैसे डीजल, केरोसिन, रबर, जितना भी चीज़ है, मोम, तो सब पेट्रोलियम के अंदर। पेट्रोलियम से जितने भी सामान अगर बनाए जाते हैं सभी को हम लोग क्या कर सकते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग कैसे, यानी पेट्रोल का इस्तेमाल जिस चीज़ में, पेट्रोलियम का इस्तेमाल जिस सामान को बनाने में किया जाता है। जैसे आप लोग देख लिया यहाँ पे, जैसे यहाँ पे यार्न हो गया, उसके बाद पॉलीमर हो गया, सिंथेटिक हो गया, रबर हो गया, इन सब सामान को हम क्या किससे बनाते हैं, पेट्रोलियम से बनाते हैं। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेट्रो रसायन उद्योग भी कहते हैं। इसे उद्योग हम क्या कहेंगे, पेट्रो रसायन उद्योग। तो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आप लोग हो सकता है, तो आप लोग एक बार समझ लेंगे तो एक बार कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं होता, बट बस आप लोग को क्या समझने की जरूरत है। अगर ध्यान से आप लोग उसको समझ लेते हैं तो कोई भी आपको हार्ड नहीं लगेगा। बस आप लोग को ये नहीं कि जो जिस तरह आप लोग यहाँ पे याद कर लें तो उसी तरह आप लोग को एग्जाम में लिखना है, ऐसा नहीं है। अगर आप लोग को याद समझ लेते हैं, उसको अपने मर्जी से जैसे चाहे बना सकते हैं, वैसे आपको मार्क्स मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग को जो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो ऐसा याद करता है वो ऐसा ही रट के वहाँ पे लिखे, और रटेंगे तो आपको भूल जाएंगे कौन सा रटे कौन सा नहीं रटे। लेकिन अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो उससे आपको कभी भूलने के चांस नहीं होते। आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं अगर नहीं भी आता क्वेश्चन तो, ठीक है। तो आप लोग हमेशा कोशिश करके समझने की कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का देख पाओगे। क्वेश्चन 3, पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। ध्यान से सुनिए, पश्चिम भारत के 2 औद्योगिक प्रदेशों के नाम लिखिए। देखिए क्या होगा, पहला हो जाएगा महाराष्ट्र और दूसरा हो जाएगा गुजरात। ये जो है क्या है, पश्चिम भारत में रहने मतलब पश्चिम भारत में स्थित 2 मतलब शहर है, औद्योगिक प्रदेश है। तो क्या हो जाएगा, गुजरात और महाराष्ट्र जो है हो जाएगा एनएसएस का। चलिए क्वेश्चन नंबर और एक लोग देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन कह रहा है कि छोड़ो, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अभी और कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं, 5-6-7 क्वेश्चन। अगर वो चाहते हैं इस वीडियो को देख सकते तो लाइक करते हैं, तो मैं जल्दी वो वीडियो अपलोड कर दूंगा। वीडियो ज़्यादा बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो इसलिए मैं यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं। आप अगर इसको पूरी तरह से कंप्लीट कहते हैं तो मैं आपको गारंटी से कर सकता हूँ, यहाँ पे आपको 20 मार्क्स रखा हुआ है गारंटी। अगर चाहते हैं तो वो अगला वाला पार्ट, तो वीडियो को लाइक कीजिए, उससे आपको 20 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए यहीं तक वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले नए वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।